प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे चीन के संविधान के अध्ययन का महत्व और चीन के संविधान का संवैधानिक विकास। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्ज़रलैंड का संविधान, फ्रांस का संविधान, ये 4 देशों के संविधान मैंने मेरे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज 5वां जो देश है, कौन सा? चीन। चीन की राज्य व्यवस्था संविधान का श्री गणेश कर रहे हैं। अर्थात मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं संपूर्ण विश्व में जितनी भी प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं वो सभी मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा। आज 5वीं राज्य व्यवस्था या 5वां जो देश है चीन, उसके संविधान की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में जापान के संविधान को भी मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, चीन के संविधान को मैं समझाना शुरू करूं उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से समझना है हमें चीन के संविधान को। न केवल चीन बल्कि जितने भी प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सभी को ठीक से समझना है। परंतु जिस चीन के संविधान की आज हम बात कर रहे हैं भाई, जब मैंने पॉलिटिकल थ्योरी समझाया था तो कितनी ही बार ये बात कही थी कि चीन में एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर केवल एक ही दल है। मतलब राजनीति में वास्तविक रूप में जो महत्वपूर्ण दल है केवल एक ही दल है, साम्यवाद दल, वही सर्वे सर्वा है। इसी के साथ में चीन की शासन प्रणाली को ही सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। और आज पूरी दुनिया में चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। इसलिए जो एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आता है, कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो, तो वहाँ की राज्य व्यवस्था का, वहाँ के संविधान का हमें ज्ञान होना निहायत ज़रूरी है। और विशेषकर भारतीय विद्यार्थियों को तो चीन के संविधान की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ही है। क्यों? क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी राष्ट्र राज्य है। किसका? भारत का। इसलिए इसकी राज्य व्यवस्था को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम वहाँ की मतलब चीन की राज्य व्यवस्था को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक तय मानिएगा कि हम ठीक तरीके से हमारी विदेश नीति को तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए चीन के संविधान को, राज्य व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना अति आवश्यक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जनवादी चीन के संविधान के अध्ययन का महत्व और इसका संवैधानिक विकास। 2 बातों पर चर्चा करेंगे। बाकी इसकी विशेषताएं वगैरह जो भी है महत्वपूर्ण बातें, ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। किस नाम से? जनवादी चीन के संविधान की विशेषताएं, इस नाम से हमारा अगला लेक्चर होगा। यहाँ हम विशेषताओं की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 2 बात करेंगे कि भाई चीन के संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है, और विशेषकर भारतीय विद्यार्थियों के लिए। और इसके बाद में इसका संवैधानिक विकास क्या है, किस रूप में इसका जो है संवैधानिक विकास हुआ है, किन चरणों से गुजरा है, इन 2 बातों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने यहाँ आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि पूरी दुनिया में आप किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कर रहे हो, चाहे किसी भी देश के संविधान का अध्ययन कर रहे हो, ये कुछ बातें ऐसी हैं, ये आप समझ जाइएगा। उसके बाद में आगे आपको दिक्कत ही नहीं आ सकती है। आप आसानी से उस देश के संविधान को, उस देश की राज्य व्यवस्था को समझ जाएंगे। तो ये मैंने जो मॉडल तैयार किया है, इसलिए तैयार किया है कि आप किसी भी देश के संविधान को आसानी से समझ सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसको समझेंगे, इसके बाद में इसका जो महत्वपूर्ण बातें वो मैंने नोट कर दी, इसको समझेंगे। इसके बाद में इसके 2 पार्ट हैं, संविधान के अध्ययन का महत्व और जनवादी चीन का संवैधानिक विकास। ये 2 बातों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है व्यक्ति, फिर समाज, फिर राज्य, फिर संविधान। ये खाली छोड़ा है, इसमें मैं नोट करूँगा जिससे कि आप समझें। प्यारे विद्यार्थियों,
व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता, व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में लिखा है। क्या लिखा है? कि जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे समाज और राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अरस्तु कहते हैं कि वह व्यक्ति नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, या तो वह पशु है या वह देवता है। क्यों? क्योंकि पशु और देवता को समाज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्ति बिना समाज के नहीं रह सकता। इसलिए अरस्तु ने सबसे पहले ये बात कही थी कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है। मतलब मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, वह समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता है। समाज के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। तो चलिए, व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। और समाज किसे कहते हैं? समाज किसे कहते हैं? सामाजिक, नोट कीजिएगा, सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है, सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है वो समाज कहलाता है। और समाज का जो संगठित रूप होता है वो राज्य कहलाता है। समाज का जो संगठित रूप होता है वो राज्य कहलाता है। अब समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि समाज में भाई जब तक व्यवस्था नहीं होगी, उसका संगठित रूप नहीं होगा, तब तक डेफिनेटली वहाँ व्यक्ति आपस में झगड़ते रहेंगे। इसलिए समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता और राज्य संविधान के बिना नहीं रह सकता। अर्थात सभी राज्यों का अपना जीवन मार्ग होता है और वह जीवन मार्ग ही संविधान कहलाता है। तो चीन का अपना संविधान है, भारत का अपना संविधान है, फ्रांस का अपना संविधान है, स्विट्जरलैंड का अपना संविधान है, जापान का अपना संविधान है, ब्रिटेन का अपना संविधान है। अलग बात है कि ब्रिटेन का संविधान है लिखित है, कुछ भी हो, लेकिन व्यवस्थाएं तो हैं। तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे, कि प्रत्येक राज्य का अपना एक जीवन मार्ग होता है। अर्थात वास्तव में संविधान वह जीवन मार्ग होता है जिसे राज्य अपने लिए चुनते हैं, और जो जीवन मार्ग होता है वह उस राज्य की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसलिए सभी राष्ट्र राज्यों की, सभी देशों की, सभी राज्यों की आवश्यकताएं और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इसी कारण सभी राज्यों के संविधान भी, डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग होते हैं। क्यों? आवश्यकताएं और परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए संविधान भी अलग अलग हो जाया करते हैं। यहाँ तक आ गए। अब इधर आइए, अब संविधान क्या चीज़ है थोड़ा मैं डिटेल दूंगा, क्योंकि जब संविधान का अर्थ समझ जाएंगे तो फिर इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप फटाफट चीन के संविधान को इजीली समझ जाएंगे, और ना केवल चीन के संविधान, पूरी दुनिया में किसी भी देश के संविधान को आप आसानी समझेंगे। अब संविधान किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा आपको एक परिभाषा के रूप में बताता हूँ, मेरे शब्दों में ध्यान दें भाई। संविधान उन लिखित अलिखित नियमों का संग्रह होता है जिसमें शासन के संगठन, शासन के अंगों में शक्ति विभाजन और जिन सिद्धांतों पर शासन किया जाता है उन सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, संविधान उन लिखित अलिखित नियमों का संग्रह होता है, समुच्चय होता है, जिसमें शासन के संगठन, अंगों में शक्ति विभाजन और सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। वो संविधान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो संविधान कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहलाएगा? वो संविधान कहलाएगा। तो इधर आप नोट कर सकते हैं, क्या नोट करेंगे भाई? लिखित अलिखित, क्या बोल रहा है मैंने? लिखित अलिखित नियमों का संग्रह होता है। लिखें, संविधान उन लिखित अलिखित नियमों का संग्रह होता है जिसमें, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें शासन के संगठन अंगों में शक्ति विभाजन, नोट कीजिएगा यहाँ पर, अंगों में शक्ति विभाजन,
विभाजन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शक्ति विभाजन। फिर से बोल रहा हूँ, शासन के संगठन, अंगों में शक्ति विभाजन, अंगों में शक्ति विभाजन। शासन के संगठन मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संगठन की बात होगी। अंगों में शक्ति विभाजन मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या शक्ति दी गई है। अंगों में शक्ति विभाजन और सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। सिद्धांतों का उल्लेख, जैसे मान लीजिएगा चीन के संविधान की बात करेंगे तो चीन का संविधान विशेषकर जो है मार्क्सवाद, जो 1982 का संविधान, नया संविधान मार्क्सवाद और उदारवाद का मिश्रण किया गया है और यह विशेषकर मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के विचारों पर आधारित है, इनके सिद्धांतों पर आधारित है। किनके? मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए आप संविधान का क्या भावार्थ लेंगे कि संविधान उन लिखित अलिखित नियमों का संग्रह होता है जिसमें शासन के संगठन और अंगों में शक्ति विभाजन और सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। यह परिभाषा पूरी दुनिया में सभी देशों के संविधानों पर लागू होगी। मैंने उस रूप में संविधान का अर्थ बताया। यहाँ ठीक है, मैं संविधान का अर्थ परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए भावार्थ बता रहा हूँ कि आप किसी भी देश के संविधान को समझते हैं तो उसमें ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। क्या कि उसमें परंपराएं भी हैं कि नहीं हैं। ठीक है, लिखित रूप होता, मान लीजिएगा ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है लेकिन लिखित अंश भी है। भारत की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लिखित संविधान है लेकिन परंपराएं भी तो मौजूद है, अलिखित रूप भी है। इसलिए पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका संविधान पूर्ण रूप में लिखित हो या पूर्ण रूप में अलिखित हो। भाई जिसमें जिसका जितना ज़्यादा अंश होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है उसमें अलिखित अंश ज़्यादा है इसलिए अलिखित संविधान कहते हैं। भारत, चीन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, इनमें लिखित अंश बहुत ज़्यादा है इसलिए लिखित संविधान कह दिया जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है यहाँ परंपराएं नहीं, यहाँ परंपराएं भी। इसलिए पूरी दुनिया में किसी भी देश का संविधान ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप में लिखित हो या पूर्ण रूप में अलिखित हो, बल्कि इसमें दोनों बातें देखने के लिए मिलती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चीन के संविधान के बारे में हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक विद्वान है, इसे नोट करेंगे आप, टीबर मेंडे। टीबर मेंडे बहुत महत्वपूर्ण बात है। टीबर मेंडे कहते हैं कि अपने संविधान द्वारा चीन उस शक्ति और प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है जो लगभग 2000 वर्षों तक उसका रहा है। ध्यान देंगे, मतलब वास्तव में टीबर मेंडे ये कहना चाह रहे हैं कि चीन का जो आज का संविधान है, विशेषकर हम कहेंगे 1982 का जो नया संविधान है, वास्तव में अपने संविधान द्वारा उस शक्ति और प्रभाव को फिर से स्थापित करना चाहता है, शक्ति और प्रभाव को जो लगभग 2000 वर्षों तक उसका रहा है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि किसी भी राष्ट्र राज्य को यदि आप विकसित बनाना चाह रहे हैं और ये देखें कि वहाँ राष्ट्र राज्य बहुत विकसित है, वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया है, तो डेफिनेटली भाई उसके अंतर्गत संविधान का भी योगदान होता है। एक राष्ट्र राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, बहुत ज़्यादा उसका आर्थिक राजनीतिक विकास हो गया, तो किसी न किसी रूप में वहाँ की राज्य व्यवस्था का भी योगदान होता है। राज्य व्यवस्था का भी योगदान होता है निश्चित रूप में, और राज्य व्यवस्था का योगदान है तो निश्चित रूप में उस महाशक्ति, उस राष्ट्र राज्य के संविधान को समझना बेहद जरूरी है। तो ये टीबर मेंडे कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इधर आइएगा आप, मैंने यहाँ लिखा है सेकंड, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। ये नोट करना है आपको। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में दूसरे विश्व युद्ध से पहले चीन को जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें थी वो कुचल रही थी, दबा रही थी, और इसकी जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी वह बिल्कुल खराब थी, बदतर थी। इसलिए इसे एशिया का रोगी कहा जाता था। किसको? चीन को। कब? द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था। नोट करेंगे। इसके बाद में अगली बात है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान ने चीन का राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया। नोट करें यहाँ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान ने चीन का राजनीतिक राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया, और वे मतलब ये सभी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान, वे उसे पूरब का तरबूज समझते थे। क्या समझते थे इसको? पूरब का तरबूज समझते थे। कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान। क्या? फिर से बोल रहा हूँ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान ने क्या? चीन का खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया, और वे इसे पूरब का तरबूज समझते थे। किसको? चीन को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी क्रांति 1949 में होती है, और साम्यवादी क्रांति
जब 1949 में होती है तो चीन महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। महाशक्ति, मैंने लिखा है यहाँ पर, महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। अब इसके बारे में कुछ विद्वानों ने कहा भी है, व्याख्यान से नोट करेंगे। जॉन हे ने कहा है, सबसे पहले एक तो जॉन हे का लेंगे, एक नेपोलियन बोनापार्ट का लेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद में फिर ये दोनों पार्ट लेंगे हम। जॉन हे कह रहे हैं कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। आज के दौर में हम देखते हैं कि ये बात सत्य साबित हुई है मेरे भाई। आज के दौर में आप देखें, चीन एक महाशक्ति के रूप में भरकर सामने आ गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का बहुत भारी दबदबा है। ध्यान देंगे ये बात। विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र राज्य और जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दी, दशाब्दी नहीं बोल रहा हूं मैं, 5 शताब्दी तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। किसने कही ये बात? जॉन हे ने कहा है कि विश्व की शांति चीन पर निर्भर करती है और जो कोई मतलब कोई भी देश, जो कोई चीन को समझ सकेगा उसी के हाथ में आगामी 5 शताब्दी, 500 वर्षों तक, 5 शताब्दियों तक विश्व राजनीति की कुंजी होगी। भाई ये बात बहुत हद तक सत्य है। आज क्या चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने नहीं आ गया? जी हाँ, एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही शीत युद्ध का अंत होता है, मतलब सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है, पूरी दुनिया में एक महाशक्ति शेष बच गई, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में चीन का महाशक्ति के रूप में उभरना बहुत ही ज़रूरी है और इसके साथ में भारत का भी महाशक्ति के रूप में उभरना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि शक्ति का संतुलन बना रहे और अमेरिका की दादागिरी को भी रोका जा सके। इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कुछ बात कही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आज ये बात बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि वह एक दैत्य सो रहा है, वह मतलब चीन की तरफ संकेत है, वह एक दैत्य राक्षस पिशाच, वह एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। चीन की बात है ये, नेपोलियन बोनापार्ट करें तो आज वास्तविक रूप में देखें आप तो चीन की कोई अनदेखी कर सकता है? क्या चीन एक महाशक्ति नहीं है? चीन एक महाशक्ति है और आज इसके पास वास्तविक रूप में दुनिया को हिलाने की शक्ति भी है। यस, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन की तरफ ये संकेत करते हुए कहा था, ये बात भी आज सत्य साबित हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, वास्तव में 1958 से पहले भाई चीन की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार थी, बहुत कमज़ोर थी। इसलिए 1958 में माओ त्से तुंग, पूरा नाम है माओ त्से तुंग, 1958 में माओ ने एक अभियान शुरू किया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नोट करेंगे, ये कंपटीशन पूछ लिया जाता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया किसने? माओ ने 1958 में। अब जो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान है, इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, आप नोट करेंगे, उद्देश्य था आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना। मतलब माओ आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत करते हैं। किसने की ये शुरुआत? माओ ने। तो ये कंपटीशन पूछ लिया जाता है, इसका लक्ष्य क्या है? आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का। क्लियर? इसके बाद अगली बात आती है कि चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में 94% हान जाति के लोग हैं। ये भी कंपटीशन पूछ लिया जाता है, 94% हान जाति के लोग हैं। ये इसकी थोड़ा सा मैंने पृष्ठभूमि बताइए। अब मूल बातें तो हम ये दो लेंगे, संविधान के अध्ययन का महत्व क्या है विशेषकर भारतीय विद्यार्थियों के लिए, और दूसरा जनवादी चीन का जो संवैधानिक विकास है इसकी चर्चा करेंगे। तो ये 2 पार्ट हो गए आपके लिए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले लेंगे हम कि संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है, मतलब विशेषकर भारतीय विद्यार्थियों के लिए चीन के संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है। अब कौन से संविधान की बात करेंगे हम? जो नया संविधान है जो कि 4 दिसंबर 1982 से लागू किया गया। इससे पहले भी संविधान थे जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे दूसरे पार्ट में। तो अभी जो हम संविधान के अध्ययन का महत्व की बात कर रहे हैं, कौन से संविधान? जो कि 1982 में लागू किया गया, 4 दिसंबर 1982 को जो संविधान लागू किया गया है, इस संविधान के अध्ययन के महत्व की बात कर रहे हैं। क्या महत्व है इस संविधान का? नंबर 1, महत्वपूर्ण देश का शासन विधान। आप ध्यान देंगे भाई, चीन के संविधान के अध्ययन का महत्व इसलिए है कि ये महत्वपूर्ण देश का शासन विधान है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत चीन का दबदबा है,
वास्तव में चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र राज्य एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है, जिस राष्ट्र राज्य का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दबदबा होता है, जिस राष्ट्र राज्य का आज हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में भी दबदबा है, तो ऐसी स्थिति में उस महाशक्ति, उस राष्ट्र राज्य के संविधान को, उस राष्ट्र राज्य की राज्य व्यवस्था को समझना भी बेहद जरूरी होता है। इसलिए चीन के संविधान के अध्ययन का जो पहला महत्व है यह है कि महत्वपूर्ण देश का ये शासन विधान है। मतलब चीन एक कोई सामान्य देश नहीं है, एक साधारण देश नहीं है, बल्कि एक महाशक्ति है। इसलिए एक महाशक्ति, एक महत्वपूर्ण देश होने के कारण उसके शासन विधान को समझना अति आवश्यक है। इसलिए चीन के संविधान के पहला महत्व होगा। दूसरा है साम्यवादी शासन विधान का प्रतिनिधि संविधान। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है इसके साथ में, तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में वास्तविक रूप में साम्यवादी शासन के प्रतीक के रूप में केवल चीन बचा है। तो चीन के संविधान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, चीन की राज्य व्यवस्था को समझने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे पहले जो सोवियत संघ था जिसका विघटन हो गया है, उसके अंतर्गत भी इसी तरह की शासन व्यवस्था थी और अन्य जो साम्यवादी शासन प्रणाली वाले देश थे उनमें भी इस तरह का संविधान था। तो ये वास्तव में उनके अवशेष के रूप में मौजूद है। इसलिए जो साम्यवादी शासन विधान का ये प्रतिनिधि संविधान है, मतलब चीन का जो वर्तमान का संविधान है वह साम्यवादी शासन विधान का प्रतिनिधि संविधान है। बाकी तो आप देखेंगे सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो चीन है वह एक प्रतिनिधि संविधान के रूप में मौजूद है। कैसे? साम्यवादी शासन विधान के प्रतिनिधि संविधान के रूप में चीन का संविधान मौजूद है। इसलिए इस संविधान के अध्ययन से, चीन के संविधान, चीन की राज्य व्यवस्था के अध्ययन से वास्तविक रूप में हम साम्यवादी शासन प्रणाली को ठीक से समझ सकते हैं। और तीसरा है एक महान प्रयोग। आप ध्यान देंगे, चीन के संविधान के अध्ययन का जो तीसरा महत्व है ये है कि एक महान प्रयोग है। वास्तविक रूप में जो नया संविधान है 4 दिसंबर 1982 को जो लागू किया गया, चौथा संविधान है, ये एक महान प्रयोग किया गया। क्या महान प्रयोग किया गया कि इस संविधान के अंतर्गत वास्तव में मार्क्सवाद और उदारवादी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इनमें मिश्रण किया गया है। किसमें? मार्क्सवाद और उदारवाद में। वास्तविक रूप में चूंकि सोवियत संघ का ये डेफिनेटली हम कहेंगे कि विघटन तो जो है भाई 1982 में संविधान और उसके बाद में हो रहा है 1991 के अंतर्गत, लेकिन चूंकि इससे पहले वहाँ पर हलचलें हो रही थी। कहाँ? सोवियत संघ के अंतर्गत। तो इन्होंने वहाँ से सबक लिया कि भाई क्यों ना हमारे यहाँ पर मार्क्सवाद और उदारवाद में समन्वय स्थापित कर दिया जाए। अब इन दोनों में समन्वय की बात आती है तो उदारवाद का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता होता है, मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु समानता होता है। और राजनीति विज्ञान की यही मुख्य समस्या है। क्या मुख्य समस्या है? कि स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। पूरी दुनिया में किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत यदि स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित कर लिया जाता है तो वहाँ का संविधान स्थायी बन जाता है। और यदि इन दोनों में से, स्वतंत्रता और समानता में से किसी की भी अति अपनाई जाती तो उसका अंत होता है। सोवियत संघ का विघटन इसलिए हुआ कि वहाँ पर अति अपनाई गई थी, मतलब समानता पर विशेष बल दिया गया था, जबकि स्वतंत्रता को बिल्कुल भी नहीं अपनाया गया। ऐसी स्थिति में लोगों का दम घुटने लग गया था और उन्होंने जो है उसका विरोध किया, शासन प्रणाली का विरोध किया। और एक दिन ये आया कि सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, विघटन हो गया, मतलब साम्यवाद का अवसान हो गया सोवियत संघ के अंतर्गत। तो ये एक महान प्रयोग है। इसमें मार्क्सवाद और उदारवाद का समन्वय किया गया है। अब मार्क्सवाद उदारवाद को आप डिटेल्स रूप में समझना चाहते हैं तो मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत ये सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके साथ में वास्तविक रूप में इसमें नया प्रयोग ये भी है कि यहाँ ये वास्तव में मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के विचारों को भी जो है यहाँ समन्वय के रूप में अपनाया गया। इन तीनों के विचारों का मिश्रण किया गया। इसलिए चीन का जो संविधान है वह एक महान प्रयोग है। इसलिए भी चीन के संविधान को समझना बेहद जरूरी होता है। और चौथा है विचित्र राजनीतिक संस्थाएं। चीन के संविधान के अध्ययन का जो चौथा महत्व है वो ये है कि भाई इसमें कुछ विचित्र राजनीतिक संस्थाएं हैं। हम इस संविधान का अध्ययन करेंगे तो हमें इन विचित्र राजनीतिक संस्थाओं को समझने का अवसर मिलेगा। क्या कह रहा मैंने कि विचित्र राजनीतिक संस्थाएं। और जब हम चीन के संविधान को समझेंगे तो डेफिनेटली इन विचित्र राजनीतिक संस्थाओं को भी समझेंगे। अब ये विचित्र राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? मैं 2 की बात करूंगा, केवल राज्य परिषद और केंद्रीय सैनिक आयोग। ध्यान दीजिएगा, नोट करेंगे आप। राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग। भाई
चीन के अंतर्गत 1982 के संविधान में राज्य परिषद नामक संस्था की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्यपालिका और प्रशासन से संबंधित जो शक्तियां हैं वो राज्य परिषद को सौंप दी गई। हालांकि अंतिम रूप में चाहे राज्य परिषद हो, चाहे केंद्रीय सैनिक आयोग हो, या हम ये कहें राष्ट्रीय जन कांग्रेस हो, ये सब साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सर्वे सर्वा तो चीन में साम्यवादी दल ही है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंग साम्यवादी दल की अधीनता में कार्य करते हैं। चीन के अंतर्गत वास्तविक स्थिति ये है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। नंबर 1 व्यवस्थापिका, सरकार के 3 अंग होते हैं ना। नंबर 2 कार्यपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं ना। और 3 न्यायपालिका। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको, ये 1 2 3 सरकार 3 अंग हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चीन के अंतर्गत स्थिति ये है, साम्यवादी दल, मतलब साम्यवादी दल की अधीनता में ही ये सरकार के 3 अंग कार्य करते हैं। इसलिए अंतिम रूप में ये तीनों ही जो अंग होते हैं उत्तरदायी साम्यवादी दल के प्रति होते हैं। इसलिए इसे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा मैंने? इसलिए इसे सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। सभी प्रकार के अधिकार वास्तविक रूप में साम्यवादी दल के पास ही होती हैं। इसे वैसे देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि चीन में संविधानवाद मौजूद है। नो, वहाँ पर किसी भी रूप में संविधानवाद मौजूद नहीं है। अब संविधानवाद क्या है इसके बारे में मैं यहाँ व्याख्या नहीं दूंगा, क्योंकि संविधानवाद के लिए भी मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, आप लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो राज्य परिषद एक विचित्र राजनीतिक संस्था है जिसकी स्थापना की गई है 1982 के संविधान में, और इसको कार्यपालिका और प्रशासन संबंधित शक्तियाँ दी जाएंगी। कार्यपालिका और प्रशासन से संबंधित शक्तियाँ दी गई हैं। और केंद्रीय सैनिक आयोग वास्तविक रूप में एक विचित्र राजनीतिक संस्था है जिसकी स्थापना यहाँ की गई है नए संविधान के अंतर्गत, और ये वास्तविक रूप में सेना को आदेश देने का कार्य करता है। ठीक है, चीन में युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन वास्तविक रूप में सेना का जो संचालन करता है, सेना को जो निर्देश देता है वो केंद्रीय सैनिक आयोग देता है, केंद्रीय सैनिक आयोग। तो ये 2 विचित्र राजनीतिक संस्थाएं, इसलिए भी चीन के संविधान के अध्ययन का बहुत महत्व है। और 5वां है विश्व की महान शक्ति। भाई आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन एक महाशक्ति के रूप में भरकर सामने आ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी चीन का दबदबा है। ऐसी स्थिति में जब चीन एक महान शक्ति है तो उस महान शक्ति की राजव्यवस्था, उस महान शक्ति के संविधान को समझना निहायत जरूरी है। जब तक हम महाशक्ति के संविधान को, राजव्यवस्था को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी रूप में हम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी भी राष्ट्र राज्य की राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति यदि विकासमान है तो इसमें वहाँ के संविधान का भी योगदान होता है। इस कारण चीन विश्व की महाशक्ति है और महाशक्ति होने के नाते इसके संविधान को समझना अति आवश्यक है। और छठा जो इसका महत्व है भारतीयों के लिए विशेष महत्व, बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारतीयों के लिए बहुत महत्व है इसका, चीन के संविधान का। क्यों? क्योंकि भारत और चीन दोनों पड़ोसी राष्ट्र राज्य हैं, और पड़ोसी राष्ट्र राज्य होने के कारण विशेषकर शीत युद्ध के समाप्त होने पर, सोवियत संघ का विघटन होते ही शीत युद्ध का अंत हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। मतलब एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। फिर से बोल रहा हूँ, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो गई सोवियत संघ का विघटन होते ही। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिनायकवादी कार्यवाही को रोकना जरूरी है, और ये कार्यवाही तभी हो सकती है जबकि चीन और भारत दोनों एकजुट हों, और ये तभी संभव होगा जबकि भारत के नागरिक भी, भारत के राजनेता भी चीन के संविधान को ठीक से समझें। ये तभी संभव होगा। इसलिए भारतीयों के लिए चीन के संविधान का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारा ये पड़ोसी राष्ट्र राज्य है, और न केवल पड़ोसी राष्ट्र राज्य बल्कि अमेरिका की दादागिरी को रोकने के लिए दोनों राष्ट्र राज्यों को एकजुट होना भी अति आवश्यक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर पड़ोसी, अर्थात भारत और चीन दोनों पड़ोसी राष्ट्र राज्य हैं। इसलिए भारतीयों के लिए चीन के संविधान को समझना बेहद ज़रूरी है। और शीत युद्ध के समाप्त होने पर अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आता है, और फिर भारत और चीन दोनों का दायित्व है क्या है कि अमेरिका की अधिनायकवादी कार्यवाही को ये दोनों राष्ट्र राज्य मिलकर के रोकें। और ये तभी संभव है जबकि भारत के नागरिक, भारत के राजनेता चीन के संविधान को ठीक से समझें। इसलिए चीन का जो संविधान है वह भारतीयों के लिए विशेष महत्व रखता है। चीन के संविधान की जानकारी होना निहायत जरूरी है। तो ये हो गए
चीन के संविधान के अध्ययन के 6 महत्व। आप इन 6 बिंदुओं के आधार पर बहुत बातें स्पष्ट कर सकते हैं, काफ़ी लंबी व्याख्या दे सकते हैं, मैंने केवल संकेत किया है। ठीक है, दूसरा पार्ट लेते हैं, जनवादी चीन का संवैधानिक विकास, अर्थात चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में संवैधानिक विकास किन चरणों से है। वर्तमान समय में जो संविधान मौजूद है 1982 का संविधान किन चरणों से गुजरा है। तो इसमें मैं काफ़ी पीछे नहीं जा रहा हूँ, केवल 1949 में जो साम्यवादी क्रांति होती है, यहाँ मैंने कहीं ना कहीं पीछे भी नोट कर दिया है, साम्यवादी क्रांति 1949 में, 1949 में जो साम्यवादी क्रांति होती है, यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ मैं। 1949 से 1954 तक कोई औपचारिक संविधान नहीं था। कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं, जब चीन के संविधान के अध्ययन की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि सर जो है 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई है, इसके बाद में संविधान बना दिया गया है, तो वही संविधान का हम अध्ययन करें। नहीं भाई, अभी जो आप जिस संविधान का अध्ययन करें ना, वो चौथा संविधान है, चौथा संविधान है। ठीक है, जो कि 1982 में 4 दिसंबर को लागू किया गया है, जिसमें 138 अनुच्छेद हैं। ये सब बातें मैंने नोट भी कर दी हैं। चलिए, 1949 से 1954 तक कोई औपचारिक संविधान नहीं था चीन में। 49 में क्रांति हो जाती है और 54 तक कोई औपचारिक संविधान नहीं था चीन में। तो फिर राज्य व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, सरकार का संचालन कैसे होगा, शासन का संचालन कैसे होगा। वास्तविक रूप में राजनीतिक परामर्शदाता समिति द्वारा शासन किया गया। यहाँ अब नोट करेंगे, यहाँ राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन, राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन द्वारा शासन किया गया। कब तक? 1954 तक। कोई औपचारिक संविधान नहीं था, केवल राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन के द्वारा शासन का संचालन किया गया। ये नोट करेंगे आप। ठीक है, आप चाहें तो पॉइंट्स नंबर 1 बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने 1 2 3 4 ये 4 लिखे। इसका मतलब अभी जिस संविधान का हम अध्ययन कर रहे हैं वो चौथा संविधान है। अब समझें, चीन के अंतर्गत 1949 में जो साम्यवादी क्रांति होती है और 1954 तक जो राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन के द्वारा शासन किया गया, उसके बाद में चीन में सबसे पहला संविधान कब बना? पहला संविधान 4 नवंबर 1954 को लागू किया गया। क्या? 4 नवंबर 1954 को लागू किया गया पहला संविधान। नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। और इसके अंतर्गत अब ये जो 3 संविधान है, इसकी डिटेल्स नहीं लूँगा मैं, केवल महत्वपूर्ण बात बताऊँगा। हमें तो जो चौथा संविधान है इसको समझना है। इसके अंतर्गत एक सदनीय विधानमंडल था। आज भी हम देखते हैं चीन में एक सदनीय विधानमंडलीय राष्ट्रीय जन कांग्रेस, मतलब जो संसद है, व्यवस्थापिका है, उसमें एक ही सदन है। और यहाँ जो पहला संविधान था उसमें भी एक ही सदन था। तो एक सदनीय विधानमंडल था इसके अंतर्गत। और इसी के साथ में इसमें राज्य परिषद नामक संस्था भी थी। और इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को अपनाया गया था। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का मतलब होता है कि यहाँ पर वास्तविक रूप में जो संस्थाएं थी वो जनता के द्वारा उसके सदस्य होते तो चुने जाते थे, लेकिन शक्ति नीचे से ऊपर तक जाती थी, नीचे से ऊपर तक जाती थी, और सारी शक्ति अंत में साम्यवादी दल में समाहित हो जाती थी। इसलिए मैंने पहले यहाँ ये डायग्राम बना दिया। सब कुछ साम्यवादी दल में समाहित हो जाता है, यहाँ तक कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अंतिम रूप में साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दिखावे के लिए, दिखाने के लिए औपचारिकता के रूप में वहाँ लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविक रूप में वहाँ दल एक ही है। तो मतदाताओं को अपना मत देना पड़ेगा, उनकी कोई पसंद नापसंद का महत्व भी नहीं है भाई, उसे तो मत देना ही पड़ेगा। लोकतंत्र के लिए तो सबसे पहली शर्त ये होती है कि 2 विकल्प होने चाहिए, लेकिन चीन में 2 विकल्प कहाँ है? केवल एक ही साम्यवादी दल, इसको जनता अपना मत देगी ही देगी। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि वहाँ वास्तविक रूप में सच्चा लोकतंत्र नहीं है। खैर चलिए, ये बातें अलग है, आगे डिटेल्स लेंगे हम इनकी। इसके बाद में अब नोट करें, यहाँ ये आ गया। इसके बाद में दूसरा संविधान बनता है फिर 17 जनवरी 1975 को। नोट करें, 17 जनवरी 1975 को फिर जो है दूसरा नया संविधान बनता है, जिसके अंतर्गत देखो मैंने यहाँ 30 AR मतलब आर्टिकल 30 अनुच्छेद है इसमें, जबकि पहला संविधान इसमें वास्तविक रूप में ये जो स्थिति थी वो संक्रमण काल की स्थिति थी। कुछ समय के लिए ये केवल संक्रमण काल की स्थिति थी। उसके बाद नया संविधान बनता है और इसमें 30 अनुच्छेद हैं। और यहाँ गणतंत्र के जो अध्यक्ष का पद है उसको समाप्त कर दिया गया। राज्य अध्यक्ष का जो पद होता है, अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है इसके अंतर्गत दूसरे संविधान में। फिर 5 मार्च 1978 को नया संविधान बनाया जाता है, तीसरा संविधान है ये। और इसके अंतर्गत 4 अध्याय और
60 अनुच्छेद, फिर से बोल रहा हूँ मैं, 5 मार्च 1900, फिर से नोट करें, 5 मार्च 1978 को, फिर से बोल रहा हूँ, 5 मार्च 1978 को नया संविधान बनाया जाता है। नोट करें, आप नोट करें, मैं चलो बोलूँगा कोई, जिसमें 4 अध्याय और 60 अनुच्छेद हैं। कौन से? मैं फिर से बोलूँ, गलती नहीं करनी है, आप भी चौथे संविधान की बात नहीं कर, तीसरा संविधान है ये। 4 अध्याय 60 अनुच्छेद हैं और इसमें भी अध्यक्ष का पद समाप्त ही रखा गया। मतलब दूसरे संविधान, तीसरे संविधान में अध्यक्ष का पद समाप्त रहा। गणतंत्र का जो राज्याध्यक्ष है इसका पद समाप्त कर दिया गया इन दोनों में ही। और इसके बाद में फिर चौथा संविधान बनता है जो कि 4 दिसंबर 1982 को लागू किया जाता है। ये चौथा संविधान है। 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद ये चौथा संविधान बनाया गया है। और ये जो चौथा संविधान है 1982 में लागू कर दिया जाता, 4 दिसंबर 1982 को। इसमें क्या किया गया? राज्याध्यक्ष पद की स्थापना कर दी जाती है। मैं केवल यही बात यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर होगा 1982 के संविधान के संदर्भ में होगा, अर्थात जनवादी चीन का जो नया संविधान है 1982 का, इस संविधान की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें सारी बातें आ जाएंगी। यहाँ केवल इतना ही ध्यान रखना है कि 4 दिसंबर 1982 को जो चौथा संविधान लागू किया गया, इसमें राज्याध्यक्ष पद की स्थापना कर दी गई। मतलब जो ये दूसरा और तीसरा संविधान था इसमें राज्याध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया, लेकिन चौथे संविधान में राज्याध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति पद की स्थापना पुनः कर दी गई। ठीक है, इससे पहले था लेकिन यहाँ 2 संविधानों में नहीं था। और जो ये 4 दिसंबर 1982 को नया संविधान लागू किया गया है, इसमें 138 AR मतलब आर्टिकल 138 अनुच्छेद हैं और इसकी एक प्रस्तावना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में क्रमबद्ध रूप में अगला लेक्चर होगा, क्या जनवादी चीन के संविधान की विशेषताएं, यहीं से शुरू हो जाएंगी कि 4 दिसंबर 1982 का जो संविधान है जो लागू किया गया है, इस संविधान के क्या लक्षण, क्या विशेषताएं हैं, इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थी आप समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा फिर बता रहा हूँ, यहाँ 1949 में साम्यवादी क्रांति होती है, तो 49 से 54 तक वहाँ कोई औपचारिक संविधान नहीं। फिर पहला संविधान बनता है 4 नवंबर 1954 को लागू हो जाता है। उसके बाद दूसरा संविधान 17 जनवरी 1975 को लागू हो जाता है। फिर तीसरा संविधान 5 मार्च 1978 को लागू हो जाता है। उसके बाद में चौथा 4 दिसंबर 1982 को लागू होता है। हमें 4 दिसंबर 1982 के संविधान की ही विशेषताओं को समझना है। 4 दिसंबर 1982 को जो नया संविधान लागू किया गया, चौथा संविधान, इसी ही संविधान को समझना है। अब यहाँ ये भी नोट करना है कि 1949 में जो साम्यवादी क्रांति होती है, 1949 में साम्यवादी शासन के बाद वास्तविक रूप में ये चौथा संविधान है। ये चौथा संविधान है, ये आपको नोट करना है। एग्जाम में किसी भी पूछा जा सकता है कि साम्यवादी शासन के बाद चीन में कितने संविधान बन गए, तो 4 संविधान, और वर्तमान में किस संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, चौथे संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ 49 से 54 तक कोई औपचारिक संविधान नहीं था और पहला संविधान 4 नवंबर 1954 को लागू किया गया है और चौथा संविधान 4 दिसंबर 1982 को लागू किया गया है, जिसका कि हमें अध्ययन करना है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मुझे पूरा विश्वास है आप जनवादी चीन के संविधान के अध्ययन का क्या महत्व है और जनवादी चीन के संविधान का क्या संवैधानिक विकास है, किन चरणों से ये गुजरा है, ये सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।